My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Yash Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाई और बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर यश चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, आज की क्लास में इस वीडियो के अंतर्गत वी विल डिस्कस अबाउट द इवैल्यूएशन ऑफ बुद्धिस्टिक पीरियड एजुकेशन सिस्टम, अर्थात जो बौद्धकालीन शिक्षा थी या बौद्धकालीन जो शिक्षा प्रणाली थी उसका हम मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। और उसके इवैल्यूएशन के लिए, उसके मूल्यांकन के लिए हम सभी लोग सबसे पहले मेरिट्स, दैट इज बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के क्या क्या गुण रहे हैं, व्हाट आर द मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, एज वेल एज व्हाट आर द डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम, अर्थात बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या दोष हैं, दोनों की चर्चा करेंगे। और दोनों के आधार पर हम यह निर्णय निकालने का प्रयास करेंगे, या हम दोनों के आधार पर मेरिट्स एंड डीमेरिट्स के आधार पर बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली को का मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। आज हम सभी लोग इस क्लास में, इस वीडियो में डिस्कस करेंगे बौद्धकालीन शिक्षा की मेरिट्स क्या है, डिमेरिट्स क्या है, बौद्धकालीन शिक्षा का हम मूल्यांकन करने का प्रयास करेंगे। वी विल ट्राई टू इवैल्यूएट द बुद्धिस्ट पीरियड एजुकेशन सिस्टम। प्रिय विद्यार्थियों, बौद्ध शिक्षा प्रणाली का जो उदय हुआ है इसके बारे में हम सभी लोग जान रहे हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उदय वैदिक शिक्षा प्रणाली के रिएक्शंस के फलस्वरूप हुआ था, उससे प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली वैदिक शिक्षा प्रणाली के रिएक्शन से, उसके प्रतिक्रिया के फलस्वरूप हुआ था। हम सभी लोगों ने चर्चा किया था कि जो बुद्धिस्टिक इरा है या बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम है, वो एजुकेशन सिस्टम जो वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में कमियां थीं, जो डिमेरिट्स थी, उन डिमेरिट्स को दूर करने के लिए बौद्ध शिक्षा प्रणाली का उदय होता है या बौद्ध धर्म का उदय होता है। तो इस तरह से बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी वह वैदिक शिक्षा प्रणाली से श्रेष्ठतर ही होगी, क्योंकि उसमें उन कमियों को दूर करने का प्रयास किया गया था। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली यद्यपि वैदिक शिक्षा प्रणाली से श्रेष्ठतर थी, परंतु क्या यह वर्तमान समय में, क्या यह आधुनिक समय में उतनी ही उपयोगी है, उतनी ही श्रेष्ठतर है जितनी कि अपने समय में अर्थात बौद्ध काल में थी? इसके लिए हम सभी लोगों को बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली का इवैल्यूएशन करना चाहिए, मूल्यांकन करना चाहिए। तो बौद्ध शिक्षा प्रणाली यद्यपि वैदिक शिक्षा प्रणाली से श्रेष्ठतर थी, परंतु वर्तमान संदर्भ में भी उतनी ही उपयोगी है जितनी बौद्ध काल में थी। यह जानने के लिए हम अपने देश के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में इस प्रणाली का मूल्यांकन हमको करना चाहिए। और इसके मूल्यांकन करने के लिए हम सबसे पहले जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली की जो विशेषताएं हैं, जो उसके गुण हैं, जो उसके मेरिट्स हैं, जो प्लस पॉइंट हैं, उसके बारे में चर्चा करेंगे। और उसके उपरांत बौद्ध शिक्षा प्रणाली की जो कमियां हैं, उस कमियों के बारे में चर्चा करेंगे। डियर स्टूडेंट्स, सबसे पहले फर्स्ट ऑफ ऑल मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के क्या क्या गुण हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं, इसके बारे में जल्दी से हम सभी लोग चर्चा कर लेते हैं। द फर्स्ट पॉइंट इज, द फर्स्ट मेरिट इज, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था अति उत्तम व गुरुओं के नियंत्रण से मुक्त थी। आप सभी लोगों को याद होगा कि जब हम सभी लोगों ने वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली का अध्ययन किया था तो वहां पे देखा था कि जो गुरुकुल हुआ करते थे, गुरुकुल का पूरा कंट्रोल या गुरुकुल का पूरा नियंत्रण जो है किसके पास था? गुरुओं के पास होता था। लेकिन बौद्ध शिक्षा प्रणाली में
ऐसा नहीं है। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में एक ऑर्गेनाइज्ड स्ट्रक्चर हो गया था एजुकेशन सिस्टम का। यहाँ पर प्रशासनिक और शैक्षिक व्यवस्था जो है वो गुरुओं के नियंत्रण से मुक्त हो गई थी। वह कहाँ चली गई थी? बौद्ध संघों के पास या बौद्ध विहार, बौद्ध मठों के पास। यहाँ पे किसी एक शिक्षक के नियंत्रण में नहीं होता था, बल्कि यहाँ पे पूरा का पूरा नियंत्रण कहाँ पे होता था? बौद्ध संघों के पास होता था। किसी एक शिक्षक के पास नियंत्रण नहीं होता था। प्रशासनिक व शैक्षणिक व्यवस्था संघों के केंद्रीय नियंत्रण में थी। परिणाम स्वरूप शिक्षा के स्वरूप में एक रूपता आ गई। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था या फिर जो एजुकेशनल सिस्टम था, इस सभी की सभी व्यवस्थाएं जो है किसी एक शिक्षक के नियंत्रण में नहीं हुआ करती थी, बल्कि संघों के केंद्रीय नियंत्रण में था। या सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन की बात हम लोग करें तो यहाँ पे जो एडमिनिस्ट्रेशन था वो सेंट्रलाइज्ड था, संघों के नियंत्रण था। उसका जो फायदा हुआ, उसका जो मेरिट हुआ वो यह हुआ कि पूरा का पूरा जो शिक्षा का स्वरूप था उसमें एक यूनिफॉर्मिटी आ जाती है, उसमें एक एकरूपता आ जाती है। तो शिक्षा के स्वरूप में एकरूपता आ जाती है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा प्रदान की जा रही। तो उसका एक कारण यह रहा कि जो एडमिनिस्ट्रेशन सिस्टम था या शैक्षणिक व्यवस्था या प्रशासनिक व्यवस्था का जो नियंत्रण था वो किसी एक शिक्षक के हाथ में नहीं हुआ करता था, बल्कि वह बौद्ध संघों के केंद्रीय नियंत्रण में हुआ करता था। चलिए आगे हम लोग चर्चा करते हैं इसकी मेरिट्स की, विशेषताओं की। तो इसकी एक बहुत बड़ी मेरिट जो है, विशेषता जो है, गुण जो है वो है सुसंगठित, विशाल तथा विश्व प्रसिद्ध शिक्षा केंद्र। जब हम लोग बौद्धकालीन शिक्षा केंद्रों की बात करते हैं, बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों की बात करते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो शिक्षा के केंद्र हुआ करते थे वे बहुत ही सुसंगठित हुआ करते थे, बहुत ही विशाल हुआ करते थे और विश्व प्रसिद्ध ढेर सारे या कई विश्वविद्यालय उस समय के थे जो कि विश्व प्रसिद्ध थे, जहाँ पे विदेशों से लोग यहाँ पे पढ़ने आया करते थे। तो बौद्ध शिक्षा की सबसे बड़ी विशेषता यह थी कि भारत के इतिहास में ऐसे शिक्षा केंद्र न तो पहले कभी थे और न बाद में कभी विकसित हो सके। यदि हम लोग वर्तमान काल की बात करें, आधुनिक शिक्षा प्रणाली की बात करें, तो अभी हाल में ही राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 आई है और जिसमें हम सभी लोग भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की बात करते हैं। तो भारत को पुनः विश्व गुरु बनाने की बात हम अभी कर रहे हैं, उसका प्रयास कर रहे हैं। लेकिन यदि हम लोग बौद्ध काल को देखें तो बौद्ध काल में भारत विश्व गुरु था, क्योंकि यहाँ पर विदेशों से लोग अध्ययन करने आया करते थे। इसी से रिलेटेड, इसी से संबंधित एक स्टेटमेंट है डॉक्टर अल्तेकर साहब का। उन्होंने कहा कि इन मठों ने उच्च शिक्षा प्रदान करने की कुशलता के कारण भारत के अंतर्राष्ट्रीय स्तर को ऊंचा उठाया और कोरिया, चीन, तिब्बत, जावा जैसे दूरस्थ देशों से विद्यार्थियों को आकर्षित किया। तो अल्तेकर साहब का जो स्टेटमेंट है, यदि इसका हम लोग अवलोकन करें तो हम देख रहे हैं कि बौद्ध काल में जो इंडिया का एजुकेशन सिस्टम था वह क्या था? इंटरनेशनल लेवल का था, अंतर्राष्ट्रीय स्तर का था। और भारत में, हमारे देश में विदेशों से, जैसे कोरिया हो गया, चीन हो गया, तिब्बत हो गया, जावा हो गया, या अन्य दूरस्थ देशों से विद्यार्थी अध्ययन करने हेतु भारत आया करते थे। तो इस तरह से देखा जाए तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली के जो शिक्षा केंद्र थे वो क्या हुआ करते थे? अंतर्राष्ट्रीय स्तर के हुआ करते थे, विश्व प्रसिद्ध हुआ करते थे। अगला जो मेरिट है, विशेषता है, दैट इज बौद्ध शिक्षा केंद्रों की अति उत्तम व्यवस्था। हम लोगों ने प्रारंभ में भी चर्चा किया कि बौद्ध शिक्षा केंद्र जो है किसी एक गुरु के नियंत्रण में नहीं था, बल्कि वहाँ पे जो प्रशासनिक व्यवस्था थी, जो शैक्षिक व्यवस्था थी, वो सब बौद्ध संघों के नियंत्रण में होता था। तो बौद्ध संघ के नियंत्रण में होने की वजह से बौद्ध शिक्षा केंद्रों की जो व्यवस्थाएं होती थी वह अति उत्तम क्वालिटी की होती थी। प्रशासन के लिए प्रधानाचार्य, शैक्षणिक और प्रशासनिक समितियों तथा विभागाध्यक्षों की व्यवस्था आधुनिक विश्वविद्यालयों की समान ही हुआ करती। ध्यान दीजिए कि आधुनिक समय में जो मॉडर्न यूनिवर्सिटीज है वहाँ पे देखेंगे कि एक वीसी होता है, प्रो वीसी होगा, उसका जितने संकाय हैं, फैकल्टी वहाँ पे डीन होंगे, और फिर उसके अंतर्गत जितने भी विभाग होते हैं वहाँ पे एचओडी या हेड ऑफ डिपार्टमेंट होते हैं। तो इसी तरह से
प्रशासन के लिए बौद्ध काल में जो शिक्षा संस्थाएं हुआ करती थी, जो शिक्षा केंद्र हुआ करते थे, वहाँ पे प्रधानाचार्य होते थे या प्राचार्य होते थे, अर्थात जो बौद्ध जो जितने भी शिक्षक होते थे उसमें से जो सबसे सीनियर शिक्षक होते थे उनको इसकी जिम्मेदारी दे दी जाती थी। साथ ही साथ शैक्षणिक और प्रशासनिक समितियां भी होती, मीन्स एजुकेशनल कमेटी भी होती थी और एडमिनिस्ट्रेशन कमेटी भी होती थी, और जितने भी विभाग हुआ करते थे उन सभी विभागों के विभागाध्यक्ष भी हुआ करते थे। तो इस तरह से वो जो व्यवस्था है वो आधुनिक काल में जो यूनिवर्सिटी में जो व्यवस्थाएं हैं उसके समान ही थी। राजा और समाज के लोग जो हुआ करते थे वे मठों या विहारों का व्यय भार वहन तो करते थे, लेकिन आंतरिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो यहाँ पे जो ध्यान देने वाली बात है कि राजा और समाज के लोग मठ और विहार का व्यय भार वहन करते थे, किंतु आंतरिक व्यवस्था में कोई भी हस्तक्षेप नहीं करते थे। तो इस चीज़ को अभी भी लागू किया जा सकता है कि जो हमारे राज्य की सरकारें हैं, जो गवर्नमेंट्स हैं, उनको भले से अनुदान देना चाहिए, भले से जो शिक्षा संस्थाओं को जो है ग्रांट्स देनी चाहिए, लेकिन जो शिक्षा की प्रणाली है, जो शिक्षा का सिस्टम है या जो शिक्षक हैं उनको थोड़ी सी स्वतंत्रता भी देनी चाहिए। गवर्नमेंट्स को बहुत अधिक इंटरफियर नहीं करना चाहिए। यहाँ से ये हम देख सकते हैं या सीख सकते हैं जिस तरह से बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में राजा और समाज के लोग मठ और विहार का व्यवहार वहन तो करते थे, लेकिन जो विश्वविद्यालय हुआ करते थे उनका जो इंटरनल सिस्टम हुआ करता था, आंतरिक व्यवस्था हुआ करता था, उसमें किसी प्रकार का कोई भी हस्तक्षेप नहीं किया जा सकता था। तो यह एक बहुत बड़ी मेरिट है बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगली जो मेरिट है, अगली जो विशेषता है वो यह है कि बिहारों में शिक्षण और आवास के लिए विशाल भवन और व्यवस्थित छात्रावास हुआ करते थे। हम लोगों ने चर्चा पहले भी किया है कि जो यूनिवर्सिटीज हुआ करते थे उन यूनिवर्सिटीज के जो भवन होते थे वे बड़े ही विशाल हुआ करते थे। बिहारों में जो शिक्षण और आवास के लिए विशाल भवन हुआ करते थे, साथ ही साथ विद्यार्थियों के रहने के लिए हॉस्टल्स भी हुआ करते थे। इस तरह से जो व्यवस्था, जो शिक्षण व्यवस्था थी वह पूरी तरह से रेजिडेंशियल थी। रेजिडेंशियल से अभिप्राय यह है कि वहाँ पे विद्यार्थी भी रहते थे, शिक्षक भी रहते थे। शिक्षकों के लिए शिक्षक निवास हुआ करता था और विद्यार्थियों के लिए हॉस्टल्स या छात्रावास हुआ करते थे। तो इस तरह से पूरी की पूरी आवासीय व्यवस्था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में थी, जो कि आधुनिक या वर्तमान काल में भी बड़ा ही उपयोगी है। ऐसी ही व्यवस्था होनी चाहिए। अदरवाइज यदि विद्यार्थियों को रहने के लिए हॉस्टल्स नहीं मिलेंगे, छात्रावास नहीं मिलेंगे, या फिर शिक्षकों को रहने के लिए शिक्षक निवास नहीं मिलता है, तो वे अपने आप को असहज महसूस करते हैं और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में पूर्ण मनोयोग से नहीं लग पाते हैं। अगली जो मेरिट्स है, अगली जो विशेषता है वो यह है कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली में प्राइमरी एजुकेशन जो थी वो पूरी तरह से फ्री थी। प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क थी, जबकि यदि हम लोग हायर एजुकेशन की बात करते हैं तो हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा के स्तर पर विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाता था। तो इस तरह से देखा जाए तो प्राइमरी एजुकेशन जो थी निःशुल्क थी, जबकि जो हायर एजुकेशन था वह सशुल्क था, अर्थात हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में विद्यार्थियों से शुल्क लिया जाता था। तो जब प्राइमरी एजुकेशन निःशुल्क था, अर्थात प्राइमरी एजुकेशन सभी लोगों को उपलब्ध था, प्राइमरी एजुकेशन जनमानस के प्रत्येक व्यक्ति के लिए उपलब्ध था। कोई भी व्यक्ति जो है प्राइमरी एजुकेशन या प्राथमिक शिक्षा प्राप्त कर सकता था, सभी के लिए वह उपलब्ध था। लेकिन जब हायर एजुकेशन की हम लोग चर्चा करते हैं तो हायर एजुकेशन सशुल्क था, और उसके कारण वही बालक या वही विद्यार्थी हायर एजुकेशन या उच्च शिक्षा में प्रवेश लेते थे जो कि वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे। तो शुल्क की व्यवस्था होने के कारण अवांछित छात्र मठों या विहारों या बौद्ध विश्वविद्यालयों में प्रवेश नहीं कर पाते थे, उनका प्रवेश नहीं होता था। तो शुल्क की व्यवस्था होने से यह एक फायदा हुआ कि ऐसे विद्यार्थी जो कि शिक्षा वास्तव में ग्रहण करना चाहते थे उन्हीं का प्रवेश होता था, अवांछित विद्यार्थियों का प्रवेश नहीं होता था। लेकिन जो शुल्क लगता था उस शुल्क उतना अधिक नहीं लगता था, अर्थात शुल्क जो है विद्यादान का मूल्य नहीं होता था। ऐसे विद्यार्थी जो वास्तव में शिक्षा ग्रहण करना चाहते थे, निर्धन हुआ करते थे, निर्धन विद्यार्थियों के लिए भी शिक्षा के द्वार खुले थे। निर्धनता शिक्षा प्राप्ति में किसी प्रकार की कोई भी बाधा उत्पन्न नहीं किया करती थी।
जो नेक्स्ट मेरिट है, अगली विशेषता है, वह यह है कि बौद्ध मठों व विहारों का संचालन डेमोक्रेटिक सिस्टम या जनतांत्रिक व्यवस्था से किया जाता था। इसके पहले भी हम लोगों ने चर्चा किया है कि बौद्ध मठों या विहारों में जो भी निर्णय लिए जाते थे वे सबके सारे निर्णय डेमोक्रेटिक सिस्टम से होते थे, जनतांत्रिक व्यवस्था से होता था। विद्यार्थियों से या शिक्षकों से मत लिए जाते थे, उनके मतानुसार जो बहुमत होता था बहुमत के आधार पर ही निर्णय लिया जाता था। सभी के लिए कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज निर्धारित की गई थी। यहाँ पे एक तंत्र नहीं हुआ करता था बल्कि जनतांत्रिक व्यवस्था हुआ करता था। सभी के विचारों का सम्मान किया जाता था और जनतांत्रिक व्यवस्था में विद्यार्थी को व्यक्तित्व के विकास के पूर्ण अवसर मिलते थे और यह व्यवस्था आज के जनतांत्रिक युग के लिए आदर्श है। चूँकि हम सभी लोग इस समय एक डेमोक्रेटिक सिस्टम में रह रहे हैं, डेमोक्रेटिक सिस्टम हमारे देश में है, तो वही व्यवस्था डेमोक्रेटिक सिस्टम में जनतांत्रिक व्यवस्था बौद्ध काल में शिक्षा संस्थानों में हुआ करती थी। उसका जो बेनिफिट होता था वो यह होता था कि विद्यार्थियों का जो पर्सनालिटी होती थी, विद्यार्थियों के व्यक्तित्व का विकास के पूर्ण अवसर मिलते थे। विद्यार्थियों की जो व्यक्तित्व होती थी, पर्सनालिटी होती थी, वह निखर के आती थी। उसका कारण यह होता था कि विद्यार्थियों को उस शिक्षा संस्थाओं के संचालन में मदद मिलती थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट मेरिट इज, अगली जो विशेषता है वह यह है कि बौद्ध मठ या बौद्ध विहार में प्रवेश के लिए सभी वर्गों के बच्चों को उनकी योग्यता के आधार पर शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार दिया गया था। अर्थात जो भी विद्यार्थी होते थे वो चाहे किसी भी वर्ग के हों, उनको उनकी जो योग्यता होती थी, उनकी जो अर्हता होती थी, जो उनकी एबिलिटी होती थी, कैपेसिटी होती थी, उसके आधार पर विद्यार्थियों को शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार था। उसी के आधार पर उनका प्रवेश होता था। वो जिस योग्य होते थे, जिसके लिए अहर होते थे, उसकी शिक्षा विद्यार्थियों को प्रदान की जाती थी। बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों या बौद्ध शिक्षा में विद्यार्थियों के वर्ण के आधार पे, उनके वर्ग के आधार पे, उनकी जात के आधार पे, अर्थात वर्ण, वर्ग, जात पात या ऊंच या फिर जेंडर के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई भी विभेद नहीं किया जाता था। अर्थात वर्ण, वर्ग, जात पात, ऊंच नीच अथवा लिंग के आधार पर किसी भी प्रकार का कोई अंतर नहीं होता था। इसके आधार पर हम विद्यार्थियों को शिक्षा संस्थाओं में प्रवेश से नहीं रोकते थे बौद्ध काल में। तो कहने का अभिप्राय यह है कि विद्यार्थियों को अवसरों की समानता होती थी। अवसरों की समानता के सिद्धांत का पालन बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में किया जाता था। विद्यार्थी चाहे किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, किसी भी जेंडर का हो, सभी को शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध हुआ करते थे। तो सभी को शिक्षा के समान अवसर थे। शिक्षा प्राप्त करने का अधिकार सभी वर्णों के बालकों को, सभी धर्मों, सभी वर्गों, सभी जातियों के बालकों और बालिकाओं दोनों को था। अर्थात जेंडर के आधार पर भी किसी भी प्रकार का कोई भी वेरिएशंस, कोई भी भेदभाव, कोई भी डिफ्रेंसिएशंस नहीं हुआ करता था बौद्ध काल में। तो इस तरह से हम ये कह सकते हैं कि बौद्ध काल में शिक्षा के दरवाजे, शिक्षा के द्वार सभी के लिए खुले हुए थे। द नेक्स्ट मेरिट इज, बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में एक व्यावहारिक संतुलन स्थापित करते हुए भौतिक, मानसिक व आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शिक्षा पर बल दिया गया था। तो ध्यान दीजिए, जो हम वर्तमान समय में, आधुनिक समय में ऑल राउंड डेवलपमेंट की बात करते हैं, तो बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में भी एक बैलेंस बनाने का प्रयास किया गया था, व्यवहारिक संतुलन स्थापित करने का प्रयास किया गया था। उस बैलेंस या व्यवहारिक संतुलन में विद्यार्थियों को भौतिक, विद्यार्थियों को मानसिक और विद्यार्थियों को आध्यात्मिक तीनों प्रकार की शिक्षा प्रदान की जाती थी। भौतिक शिक्षा भी प्रदान की जाती थी, या फिर जिसको हम लोगों ने जब अध्ययन किया था तो वहाँ पे परा और अपरा विद्या के बारे में अध्ययन किया था। तो दोनों पर बल दिया जाता था। विद्यार्थियों के मानसिक या मेंटल डेवलपमेंट, मेंटल ट्रेनिंग पर भी बल दिया जाता था। विद्यार्थियों के जो भौतिक विषय हैं, भौतिक विषयों की शिक्षा भी प्रदान की जाती थी और साथ ही साथ आध्यात्मिक विषयों की शिक्षा भी बौद्ध काल में प्रदान की जाती थी और उनमें एक संतुलन स्थापित करने का भी प्रयास किया जाता था। यदि ऑब्जेक्टिव्स की हम लोग बात करते हैं, शिक्षा के व्यापक उद्देश्यों की बात करते हैं, तो जो उद्देश्य थे वो बहुत ही
व्यापक थे। शिक्षा के उद्देश्य जो थे बौद्ध काल में वे अपने आप में बहुत ही ब्रॉड हुआ करते थे, बहुत ही व्यापक हुआ करते थे। जैसा कि हम सभी लोग जानते हैं कि बौद्ध काल में जो प्रमुख उद्देश्य था वो क्या था, निर्वाण की प्राप्ति था। तो निर्वाण की प्राप्ति हो तो विद्यार्थियों को आध्यात्मिक शिक्षा दी जाती थी, बौद्ध धर्म की शिक्षा दी जाती थी। लेकिन सिर्फ बौद्ध धर्म की ही शिक्षा नहीं दी जाती थी, उसके साथ साथ अन्य धर्मों की भी शिक्षा बौद्ध काल में विद्यार्थियों को दी जाती थी। तो आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए विद्यार्थियों को बौद्ध धर्म और उसके साथ साथ कंपैरिजन हेतु अन्य धर्मों की शिक्षा भी दी जाती थी। इसी के साथ साथ विद्यार्थियों के ज्ञान में वृद्धि पर बल दिया जाता, अर्थात उनका जो मानसिक विकास की हम लोग बात करते हैं या ज्ञान में वृद्धि की बात करते हैं तो ज्ञान में वृद्धि पर बल दिया जाता था। उसी के साथ साथ विद्यार्थियों को एक अच्छा नागरिक बनाने का प्रयास किया जाता था। समाज सेवा तथा अपना जो कल्चर है, जो अपना संस्कृति है, उस संस्कृति के कंजर्वेशन या संस्कृति के संरक्षण को कैसे करें विद्यार्थी, उसके लिए उनको ट्रेंड किया जाता था, उसके लिए उनको प्रशिक्षित किया जाता था। विद्यार्थियों के नैतिक या उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट या उनके चरित्र निर्माण पर भी बल दिया जाता था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को स्किल की ट्रेनिंग या वोकेशनल ट्रेनिंग भी दी जाती थी। कला, कौशल एवं व्यावसायिक शिक्षा पर भी बल बौद्धकालीन शिक्षा में था। तो ये जितनी भी विशेषताएं हैं, ये सारी विशेषताएं आधुनिक काल या वर्तमान काल में भी उपयोगी हैं कि विद्यार्थियों को उनका कैरेक्टर डेवलपमेंट या चरित्र निर्माण किया जाए, उनको कोई व्यावसायिक शिक्षा या कला कौशलों की शिक्षा दी जाए, विद्यार्थियों को समाज का एक अच्छा नागरिक बनाया जाए, समाज सेवा हेतु उनको तत्पर किया जाए, उनको जो हमारा संस्कृति है उस संस्कृति के संरक्षण पर बल दिया जाए, उनके ज्ञान में वृद्धि और आध्यात्मिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिए आध्यात्मिक शिक्षा भी विद्यार्थियों को प्रदान की जानी चाहिए। यह जो है एक मेरिट है। अगली जो मेरिट है, अगली जो विशेषता है दैट इज ऑन योर स्क्रीन कि बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थी बौद्ध धर्म के साथ साथ सत्य, अहिंसा, चोरी न करना, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा आदि जो मानवतावादी गुण थे उन मानवतावादी गुणों को भी सीखते थे। तो इस तरह से देखा जाए बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को धर्म या आध्यात्मिक शिक्षा तो प्रदान ही की जाती थी, उसके साथ साथ जो मानवतावादी गुण हैं या जिसको हम लोग मोरल कैरेक्टर्स की भी कहते हैं, मोरलिटी कहते हैं, उन मोरलिटी या उनके कैरेक्टर डेवलपमेंट, उनके अंदर नैतिकता के गुणों का विकास, उनके अंदर मानववादी गुणों के विकास पर भी बल दिया जाता था, जिसके लिए उनको सत्य बोलने, अहिंसा का पालन करने, चोरी न करने, दया, करुणा, प्रेम, परोपकार, कर्तव्यनिष्ठा, इन सब पर बल दिया जाता था। हम सभी लोगों ने जब इसके पूर्व में अध्ययन किया है तो हम लोगों ने 10 शिक्षा प्रदान के बारे में भी अध्ययन किया है, तो उसमें भी ढेर सारी ऐसी विशेषताएं थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की। बौद्ध शिक्षा प्रणाली में नियम, संयम, आहार, विहार, आवास तथा वस्त्रों आदि के लिए अनुशासन की व्यवस्था होने पर भी शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। ये पनिशमेंट की बात करते हैं हम लोग, ये दंड की बात करते हैं, तो विद्यार्थियों को शारीरिक दंड नहीं दिया जाता था। विद्यार्थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में नियम, संयम, आहार, विहार, आवास और वस्त्रों आदि के लिए सब कुछ निर्धारित था कि विद्यार्थी को कौन सा वस्त्र पहनना है, उनको कैसे व्यवहार करना है। 10 शिक्षा प्रदान का नाम हम लोगों ने सुना ही है, हम लोगों ने पढ़ा है 10 शिक्षा प्रदान के बारे में। तो 10 नियम थे, उन नियमों का पालन भी करना था, लेकिन विद्यार्थियों को किसी भी प्रकार का कॉर्पोरल पनिशमेंट या शारीरिक दंड देने का प्रावधान बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में नहीं था। चलिए आगे बढ़ते हैं। द नेक्स्ट पॉइंट, अगली जो विशेषता है, नेक्स्ट मेरिट इज आजन्म ब्रह्मचर्य पालन के कारण विद्यार्थी के लिए बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण जीवन ज्ञानार्जन को अर्पित कर देना संभव हो पाता था। प्रिय विद्यार्थियों, हम सभी लोगों ने पढ़ा था कि बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में 2 संस्कार होते थे। एक संस्कार होता था जिसको हम लोग कह रहे हैं पबज्जा संस्कार। पबज्जा संस्कार जब जब बौद्ध मठों या बौद्ध विहारों में प्रवेश होना होता था उसमें पबज्जा संस्कार होता था। दूसरा होता था उपसंपदा संस्कार, और उपसंपदा संस्कार उन विद्यार्थियों का होता था जो आजीवन बौद्ध भिक्षुक बने रहना चाहते थे, अर्थात जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते थे, जो आजीवन ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए बौद्ध शिक्षा लेना चाहते थे, बौद्ध भिक्षुक बने रहना चाहते थे, बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों में आजीवन रहना चाहते थे। ऐसे विद्यार्थियों का उपसंपदा संस्कार होता था। तो यहाँ पे
जो बौद्ध काल की जो शिक्षा प्रणाली है, उस शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों के पास यह भी अवसर रहता था कि वे आजन्म अर्थात जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। और जीवन भर ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हुए विद्यार्थी बिना किसी बाधा के, जब वे ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करते हैं, जब वे जो गृहस्थ आश्रम में प्रवेश नहीं करते हैं, तो उनके पास किसी प्रकार की कोई रोक टोक या कोई विघ्न बाधा नहीं होती है। तो बिना किसी विघ्न बाधा के संपूर्ण जीवन ऐसे विद्यार्थी ज्ञानार्जन को अर्पित कर देते हैं। वे विद्यार्थी जिनका उपसंपदा संस्कार हो जाता है, वे विद्यार्थी संपूर्ण जीवन बौद्ध मठों, बौद्ध विहारों में रहते हैं, बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करते हैं और पूरा का पूरा जीवन ज्ञानार्जन में, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन को सीखने में, बौद्ध धर्म, बौद्ध दर्शन के प्रचार प्रसार में लगाते हैं। तो यह भी एक बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली की मेरिट है, विशेषता है। अगली जो मेरिट है, अगली जो विशेषता है, दैट इज ऑन योर स्क्रीन, वो आपकी स्क्रीन पर आ रहा है। द नेक्स्ट वन इज 13 नंबर, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में शिक्षा के स्पेशलाइजेशन पर बल दिया गया था। ध्यान दीजिए, हम लोगों ने पढ़ा था विशिष्टीकरण या स्पेशलाइजेशन। प्रत्येक विद्यार्थी को कुछ न कुछ विशेष कौशल सिखाए जाते थे। विद्यार्थी जिस योग्य होता था, उसकी जो कैपेसिटी होती थी, कैपेबिलिटी के अनुसार विद्यार्थियों को किसी न किसी एक स्किल, किसी न किसी एक कौशल में पारंगत कराया जाता था, उसको स्पेशलाइज्ड बनाया जाता था। विद्यार्थियों में पर्याप्त विस्तृत और संतुलित पाठ्यक्रम की व्यवस्था थी। साथ ही साथ व्यावसायिक शिक्षा का भी उत्तम प्रबंध बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में था। तो इस तरह से विद्यार्थियों के पास ढेर सारे चॉइसेस होते थे। जैसे आज वर्तमान समय में आप सुने होंगे CBCS, चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम। जो चॉइस बेस्ड क्रेडिट सिस्टम आया है, उसमें विद्यार्थियों को अधिक से अधिक चॉइस देने की बात कही गई और कहा गया है कि विद्यार्थी का जिसमें इंटरेस्ट होगा, जिसमें उसकी कैपेसिटी होगी, कैपेबिलिटी होगी, उसके अनुसार वह पाठ्यक्रम का चयन करेगा और उसमें वह विशिष्ट शिक्षा प्राप्त करेगा, स्पेशलाइजेशन उसमें ग्रहण करेगा, विशिष्टीकरण को प्राप्त करेगा। तो इस तरह से जो आधुनिक समय में CBCS सिस्टम है, वैसे ही बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में विद्यार्थियों को शिक्षा के विशिष्टीकरण पर बल दिया जाता था। उस समय जो करिकुलम होता था वो बड़ा ही बैलेंस्ड होता था, बड़ा ही व्यापक करिकुलम होता था। विद्यार्थियों के वोकेशनल एजुकेशन या प्रोफेशनल एजुकेशन या व्यावसायिक शिक्षा पर भी उस समय बल दिया जाता था। अगली जो विशेषता है, द नेक्स्ट वन इज, विद्यार्थी धर्म, दर्शन, कला, कौशल, व्यवसाय, भवन निर्माण, विज्ञान और राजनीति आदि में विशिष्ट योग्यता प्राप्त करते थे। जो हम अभी स्पेशलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो ढेर सारे सब्जेक्ट हुआ करते थे। धर्म होता था, दर्शन, कला, कौशल, व्यवसाय, भवन निर्माण, विज्ञान, राजनीति आदि अनेक विषय होते थे जिसमें विद्यार्थी अपनी स्पेशलाइजेशन करता था, विशिष्ट योग्यता प्राप्त करता था। बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा की भी उच्च शिक्षा की व्यवस्था होती थी। अर्थात विद्यार्थी जो है चिकित्सा विज्ञान और शल्य चिकित्सा की भी शिक्षा प्राप्त करते थे। साथ ही साथ विदेशों से भी विद्यार्थी हमारे यहाँ आते थे। देश विदेश से छात्र उच्च शिक्षा प्राप्त करने हेतु बौद्ध शिक्षा केंद्रों में प्रवेश लेते थे। बौद्ध शिक्षा केंद्रों में आ करके यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करते थे। तो इस तरह से जो बौद्ध शिक्षा प्रणाली थी वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। अगली जो विशेषता है, द नेक्स्ट वन इज, बौद्ध शिक्षा प्रणाली में केवल आवश्यक कर्म कांडों या सेरेमोनियल्स पर ही बल दिया जाता था। हम सभी लोगों ने पूर्व में अध्ययन किया है कि जो वैदिक शिक्षा प्रणाली थी वहां पे आवश्यकता से अधिक कर्म कांडों पर बल दिया गया, लेकिन उन कमियों को दूर करते हुए बौद्ध शिक्षा प्रणाली में जो सिर्फ इंपॉर्टेंट या जो आवश्यक होते थे उन्हीं सेरेमोनियल्स या कर्म कांडों पर बल दिया गया था। विद्यार्थियों में करुणा और दया की भावना को विकसित करने के लिए करुणा दया प्रधान बौद्ध धर्म की शिक्षा पर बल दिया गया था बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली में। और साथ ही साथ विद्यार्थियों को मानवतावादी गुणों से अभिसिंचित किया जाता था। मानवतावादी गुणों का विकास विद्यार्थियों के अंदर किया जाता था। मानव मात्र के कल्याण की शिक्षा पर बल बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में थी। ऐसी शिक्षा के गुणों या ऐसे गुणों का विकास विद्यार्थियों के अंदर शिक्षा के द्वारा करने का प्रयास किया जाता था, जिससे विद्यार्थी मानव मात्र के कल्याण के बारे में सोच सके, हमेशा मानव मात्र के कल्याण के लिए तत्पर रह सके। नेक्स्ट मेरिट, अगली जो विशेषता है वह विशेषता है
पॉइंट नंबर 15, बौद्ध शिक्षा पद्धति में शिक्षा का माध्यम जो होता था, जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन होता था, हम लोगों ने पहले चर्चा की, दैट वाज लोक भाषा होता था, पाली होती थी, प्राकृत या विद्यार्थियों की जो जनमानस की जो भाषा होती थी वह भाषा हुआ करती थी। यह शिक्षा आम जनता के लिए लाभदायक थी। क्यों लाभदायक थी? क्योंकि विद्यार्थी अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण कर सकता था। भाषा की किसी भी प्रकार की कोई भी बाध्यता नहीं हुआ करती थी बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में या बौद्ध शिक्षा पद्धति में। मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन जो होता था वह जन साधारण की भाषा या शिक्षा लेने वाले की भाषा में शिक्षा प्रदान किया जाता था। शिक्षा का माध्यम मातृभाषा होना आधुनिक शिक्षा सिद्धांतों के अनुकूल। यदि हम लोग आधुनिक समय की बात करें तो आधुनिक समय में ट्राई लैंग्वेज या त्रिभाषा सूत्र का प्रयोग किया जाता है, जिसमें से सबसे पहले कहा जाता है कि विद्यार्थियों को उनकी मातृभाषा में शिक्षा देने का कार्य करना चाहिए। तो आधुनिक शिक्षा के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुकूल ही बौद्ध शिक्षा पद्धति में मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन हुआ करता था। द नेक्स्ट अगली जो विशेषता है वो यह है कि बौद्ध शिक्षा पद्धति में सामान्यतः संस्थागत व सामूहिक शिक्षण होता था। ध्यान दीजिए, पूर्व में भी हम लोगों ने चर्चा किया था कि बौद्ध शिक्षा पद्धति क्या थी, वो इंस्टीट्यूशनलाइज्ड हो गई थी, संस्थागत हो गई। तो यहाँ पे जो शिक्षण का कार्य होता था वह सामूहिक होता था। ढेर सारे शिक्षक और ढेर सारे विद्यार्थी एक साथ जो है शिक्षा लेने और देने का कार्य किसी एक बौद्ध मठ, विहार या विश्वविद्यालय में किया करते थे। बड़े बड़े जो कक्ष होते थे, बड़े बड़े कक्षों में ढेर सारे विद्यार्थी बैठ करके शिक्षा लेने का काम उसमें किया करते थे। और एक बौद्ध या एक मठ या एक बौद्ध विहार या एक विश्वविद्यालय में कई शिक्षक हुआ करते थे। तो मठ और विहार आज के विद्यालयों के रूप में विकसित हुए थे। जैसे आधुनिक समय में जो स्कूल्स होते हैं, विद्यालय होते हैं, उसी की भांत बौद्ध मठ या बौद्ध विहार हुआ करते थे। उनमें एक स्तर के छात्रों को बड़े बड़े कक्षों में एक साथ बैठा करके पढ़ाया जाता था। जो क्लासरूम्स होते थे वो बड़े बड़े होते थे। एक लेवल, जैसे आधुनिक समय में एक कक्षा के विद्यार्थियों को एक क्लासरूम में बैठाया जाता है, उनको शिक्षा दी जाती है, उसी तरह से बौद्ध काल में भी एक स्तर के छात्रों को बड़े बड़े कक्षों में एक साथ बैठा करके पढ़ाने का प्रावधान था। नेक्स्ट मेरिट इज बौद्ध शिक्षा प्रणाली की एक विशेष उपलब्धि उस समय की जो लाइब्रेरीज थी, जो पुस्तकालय थी, वो पुस्तकालय हुआ करती थी। जो लाइब्रेरी होते थे उसमें प्रत्येक धर्म, प्रत्येक भाषा और प्रत्येक विषय के उच्चतम ज्ञान की बुक्स या पुस्तकें संग्रहित हुआ करती थी। तो बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की बहुत बड़ी विशेषता है कि उसमें बड़े बड़े लाइब्रेरीज, बड़े बड़े पुस्तकालय हुआ करते थे। और यही पुस्तकालय थे जिससे कि विद्यार्थी जो होते थे, जो बौद्ध काल में जो विद्यार्थी होते थे, वे स्व अध्ययन के द्वारा भी शिक्षा प्राप्त करते थे। इस काल में बुद्धिजीवियों ने अपने ज्ञान का बहुत विकास किया तथा दूसरे और विभिन्न कौशल भी फलते फूलते रहे। तो जो बुद्धिजीवी ने अपने ज्ञान का विकास किया, अन्य कौशल जो भी फलते फूलते रहे, उसमें सबसे बड़ी जो देन रही वो रही लाइब्रेरीज की, पुस्तकालयों की। तो पुस्तकालयों की मदद से बुद्धिजीवी ने स्व अध्ययन के द्वारा ज्ञान प्राप्त किया। बहुत से लोगों ने पुस्तकों की मदद से अनेक विभिन्न कौशलों के बारे में जाना, विभिन्न कौशलों के बारे में सीखा। तो यह भी बौद्ध शिक्षा प्रणाली की एक महत्वपूर्ण विशेषता रही है कि पुस्तकालयों में पुस्तकों के संरक्षण, नवीन पुस्तकों को प्राप्त करने तथा प्रतिलिपियां तैयार करने की जो व्यवस्था थी वह भी एक उत्तम व्यवस्था थी। तो लाइब्रेरीज में पुस्तकों को कैसे रखा जाए, पुस्तकों को कैसे संरक्षित किया जाए, जो नई पुस्तकें हैं उसको कैसे प्राप्त की जाए, कैसे मंगाई जाए या कैसे उसका निर्माण कराया जाए, कैसे लिखवाई जाए, और उन पुस्तकों की कैसे कॉपीज तैयार की जाए, कैसे प्रतिलिपियां तैयार की जाए, इन सब की जो व्यवस्था होती थी वह उत्तम स्तर की व्यवस्था बौद्धकालीन शिक्षा प्रणाली में हुआ करती थी या बौद्ध प्रणाली में हुआ करती थी। द नेक्स्ट मेरिट इज बौद्ध शिक्षण विधि एक अच्छी शिक्षण विधि के सभी गुण थे। अर्थात जो बौद्ध शिक्षण विधि हुआ करती थी, बौद्ध शिक्षण विधि में एक अच्छी शिक्षण विधि के सभी गुण हुआ करते थे। कहने का अभिप्राय यह है कि एक गुड टीचिंग मेथड जिसे हम कहते हैं, एक गुड टीचिंग मेथड उसे हम कहते हैं जहाँ पे विद्यार्थियों का भी पार्टिसिपेशन हो टीचिंग एंड लर्निंग में। जो वर्तमान या आधुनिक समय में जो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स है, वो साइकोलॉजिकल प्रिंसिपल्स कहता है कि सिर्फ और सिर्फ शिक्षक ही एक्टिव ना हो टीचिंग के दौरान, बल्कि स्टूडेंट भी एक्टिव हो। तो जो बौद्ध शिक्षण विधि हुआ करती थी, बौद्ध शिक्षण विधि एक अच्छी शिक्षण विधि हो कि उसमें सभी गुण थे। सभी गुण इसलिए थे क्योंकि
शिक्षण के दौरान विद्यार्थियों और छात्रों की भागीदारी को भी महत्व दिया जाता था। विद्यार्थी भी प्रश्न पूछते थे, विद्यार्थियों का जो शंका होता था उन शंकाओं का समाधान जो शिक्षक हुआ करते थे वे व्याख्यान के द्वारा दिया करते थे। तो और साथ ही साथ विद्यार्थी स्वयं से भी जो पुस्तकालयों में जाते थे, पुस्तकों की मदद से स्वाध्याय करते थे। तो व्याख्यान विधि, स्वाध्याय विधि, विद्यार्थियों की जो पार्टिसिपेशन है, इन सभी विधियों का समावेश बौद्धकालीन शिक्षा पद्धति की शिक्षण विधि में हुआ करता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि बौद्धकालीन शिक्षा की जो शिक्षण विधियाँ थी इसमें उसमें जो है जो आधुनिक समय के जो सिद्धांत हैं उन सिद्धांतों के अनुरूप ही बौद्धकालीन शिक्षण की शिक्षण विधियाँ हुआ करती थी, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि विद्यार्थी करके सीखते थे, अनुकरण के द्वारा सीखते थे, पार्टिसिपेशन के द्वारा सीखते थे, शास्त्रार्थ के द्वारा सीखते थे, डिस्कशन के द्वारा सीखते थे। तो ये सारी जो है मेरिट्स हैं बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की। द नेक्स्ट मेरिट इज कि बौद्ध शिक्षा का जो पाठ्यक्रम था वो बहुत ही पर्याप्त विस्तृत हुआ करता था, संतुलित था। हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया कि जो करिकुलम होता था उस पर ढेर सारे सब्जेक्ट होते थे, उसमें बैलेंस भी होता था लौकिक और अलौकिक विद्या में, अर्थात आध्यात्मिक विद्या और लौकिक विद्या या लौकिक विषय और आध्यात्मिक विषय में बैलेंस भी होता था और ढेर सारे विषय होते थे जिसमें विद्यार्थी अपनी रुचि के अनुसार शिक्षा ग्रहण कर पाता था, अपनी रुचि के अनुसार वह उस विषय में स्पेशलाइजेशन या विशिष्टीकरण को प्राप्त करता था, स्पेशलाइज्ड एजुकेशन प्राप्त करता था। साथ साथ बौद्ध काल में स्त्रियों के लिए भी उच्चतम शिक्षा की व्यवस्था थी। हम लोगों ने पूर्व में चर्चा किया कि बालक और बालिकाओं के लिए शिक्षा में कोई भी विभेद बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में नहीं था। हायर एजुकेशन उसी तरह से अवेलेबल थे महिलाओं के लिए, स्त्रियों के लिए जिस तरह से पुरुषों के लिए हुआ करता था। साथ ही साथ बौद्ध काल में व्यावसायिक शिक्षा का भी उत्तम प्रबंध, जो करिकुलम हम लोगों ने देखा उस करिकुलम में व्यावसायिक शिक्षा या वोकेशनल एजुकेशन का भी प्रावधान विद्यार्थियों के लिए था। साथ ही साथ एक यहाँ पे और मेरिट है कि जो शिक्षक बनने का प्रावधान था, शिक्षक कोई भी व्यक्ति चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जात का हो, वह भी शिक्षक बन सकता था, टीचर बन सकता था। जबकि वैदिक कालीन शिक्षा प्रणाली में जो हम लोगों ने देखा था कि वहाँ सिर्फ और सिर्फ एक वर्ण का बालक ही शिक्षक बन सकता था। तो इस तरह से देखा जाए कि बौद्ध शिक्षा के जो उद्देश्य हुआ करते थे वे भी अपने आप में बहुत ही आदर्शवादी उद्देश्य थे। इसके बारे में हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया। बौद्ध शिक्षा में वैशेषीकरण की सुविधा के कारण प्रत्येक विषय में महान ज्ञानी विद्वानों का विकास हो सका। ध्यान दीजिए कि जो स्पेशलाइजेशन की व्यवस्था थी बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में, उसकी वजह से ढेर सारे महान ज्ञानी विद्वानों का विकास बौद्ध काल के दौरान हुआ था। अगली जो विशेषता है द नेक्स्ट वन इज कि बौद्ध शिक्षा में अनुशासन की व्यवस्था भी अपने आप में उत्तम कोटि की थी। हम लोगों ने अनुशासन से रिलेटेड ही 10 शिक्षा प्रदान के बारे में भी सुना है, जो विद्यार्थियों के लिए अनुपालन जिसका करना पड़ता था। 10 शिक्षा प्रदान था या शिक्षकों के लिए कुछ नियम बनाए गए थे, उन सभी नियमों का पालन करना शिक्षकों और विद्यार्थियों के लिए सभी के लिए अनिवार्य होता था, चाहे वो टीचर हों चाहे वो स्टूडेंट्स हों। गुरु और शिष्य दोनों को संघों के नियमों का कठोरता से पालन करना होता था। वे सभी विद्यार्थी कठोरता से उन नियमों का पालन करते थे। यदि उनसे कोई गलती हो जाती थी, कोई भूल हो जाती थी, वे अपनी भूल को स्वीकार करते थे। तो भूल होने पर आम सभा में भूल स्वीकार की जाती थी और विद्यार्थी के द्वारा या शिक्षक के द्वारा पश्चाताप भी किया जाता था। तो यह मेरिट है, यह विशेषता है बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था की। जो अगली विशेषता है वह यह है कि बौद्धकालीन शिक्षा में गुरु शिष्य जो संबंध होते थे वे भी अपने आप में आदर्श थे। इसलिए आदर्श थे क्योंकि टीचर और स्टूडेंट के बीच का जो रिलेशनशिप था बौद्धकालीन शिक्षा व्यवस्था में वह बहुत ही पवित्र हुआ करता था, बहुत ही मधुर संबंध हुआ करते थे। जो टीचर होता था और जो स्टूडेंट होता था, दोनों एक दूसरे के प्रति जो उनकी ड्यूटीज होती थी, जो उनके कर्तव्य होते थे, उन कर्तव्यों का पालन वे बड़े निष्ठा के साथ किया करते थे। तो इस तरह से गुरु शिष्य संबंध आदर्श थे। गुरु शिष्य के बीच में जो संबंध हुआ करता था वह बड़ा पवित्र होते थे, बड़े मधुर संबंध होते थे। दोनों एक दूसरे के प्रति जो उनकी ड्यूटीज होती थी, जो उनके कर्तव्य होते थे, उन कर्तव्यों का वह निर्वहन पूर्ण निष्ठा के साथ करने का प्रयास करते थे। साथ ही साथ बौद्ध शिक्षा की जो उपलब्धियां हैं वो उपलब्धियां भी अत्यंत ही महान हैं। जैसे हम लोगों ने पूर्व में भी चर्चा किया है कि बौद्ध काल में ही जो
राजा विक्रमादित्य हुए या चंद्रगुप्त हुए, अशोक जैसे प्रतापी राजा हुए थे, तो इस काल में विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और अशोक जैसे प्रतापी राजा हुए तो जनता भी सुखी और संपन्न रही। अर्थात इन प्रतापी राजाओं की वजह से जो उस समय की जनता थी वह भी सुखी और संपन्न रही। और उसमें कहीं न कहीं जो रोल है वो बौद्ध कालीन शिक्षा का है या बौद्ध धर्म का है या बौद्ध दर्शन का रहा है, क्योंकि ये सभी राजा जो थे वे बौद्ध धर्म के अनुयायी थे, विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त और अशोक। बौद्ध काल में एक और बुद्धिजीवियों ने ज्ञान विज्ञान का खूब विकास किया, तो दूसरी ओर कौशल भी फलते फूलते रहे। अर्थात जो बुद्धिजीवी थे उन्होंने ज्ञान विज्ञान का विकास किया, नॉलेज का क्रिएशन किया, और साथ ही साथ जो स्किल्स डेवलपमेंट की बात करते हैं तो कौशलों का भी विकास हुआ, नॉलेज का भी विकास हुआ, ज्ञान विज्ञान का भी विकास बौद्ध काल में होता है। एक और जो भिक्षुगण थे उन्होंने आध्यात्मिक उपलब्धियां प्राप्त करते थे, अर्थात वे आध्यात्मिक ज्ञान प्राप्त करते थे, आध्यात्म या बौद्ध धर्म बौद्ध दर्शन का प्रचार प्रसार करते थे। तो दूसरी तरफ जो व्यापारी होते थे, व्यापारी और उत्पादक जो होते थे, वे देश की संपदा को बढ़ाने का कार्य बौद्ध काल में किया करते थे। तो व्यापारी और उत्पादक देश की संपदा को बढ़ा रहे थे, जबकि जो भिक्षुगण थे वे आध्यात्मिक उपलब्धियों को या आध्यात्मिक प्रचार प्रसार या आध्यात्मिक उन्नत कर रहे थे बौद्ध काल के दौरान। एक और बौद्ध धर्म प्रचारक दूर देशों तक धर्म का संदेश पहुंचाने का कार्य करते थे, तो दूसरी ओर दूर देशों से विद्या प्रेमी हमारे यहाँ आकर के शिक्षा प्राप्त करने का कार्य करते थे। अर्थात बौद्ध धर्म के प्रचारक दूर देशों तक जो है बौद्ध धर्म का संदेश पहुंचाने के लिए प्रचार प्रसार करते थे, दूसरे देशों में जाकर के बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार किया करते थे। और साथ ही साथ जो दूसरे धर्म के लोग हुआ करते थे वे भी अट्रैक्ट होते थे, या दूसरे जो देश के लोग होते थे वे भी बौद्ध धर्म के प्रति अट्रैक्ट होकर के यहाँ पे शिक्षा प्राप्त करने के लिए जो विद्या प्रेमी होते थे हमारे देश में आते थे, जिसकी वजह से जो हमारा देश था वह अंतर्राष्ट्रीय पटल पर विश्व गुरु के रूप में जाना जाता था। बौद्ध काल के समय में जो बौद्ध काल की शिक्षा प्रणाली थी वह एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर की शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि बौद्ध शिक्षा प्रणाली जो थी वह अपने आप में एक आदर्श शिक्षा प्रणाली थी, वह अपने आप में एक महान शिक्षा प्रणाली थी। जितने भी हम लोगों ने विशेषताएं देखी, जितने भी हम लोगों ने मेरिट्स देखी, उन सभी मेरिट्स उन सभी विशेषताओं के आधार पे एक निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि एक बौद्ध शिक्षा प्रणाली अपने आप में एक आदर्श शिक्षा प्रणाली थी, एक महान शिक्षा प्रणाली हुआ करती थी। तो ये कुछ मेरिट्स हैं, कुछ विशेषताएं हैं, कुछ गुण हैं बौद्ध शिक्षा प्रणाली की, जिसके बारे में हम लोगों ने आज की क्लास में इस वीडियो में चर्चा किया। चूंकि हम सभी लोग चर्चा कर रहे हैं इवैल्यूएशन ऑफ बुद्धिस्टिक एजुकेशन सिस्टम या बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली का मूल्यांकन करने का प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोगों ने कहा कि सबसे पहले हम सभी लोग मेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के गुणों के बारे में चर्चा करेंगे, और उसके उपरांत डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के दोष के बारे में चर्चा करेंगे। तो इस वीडियो में हम सभी लोगों ने गुणों के बारे में, मेरिट्स के बारे में चर्चा किया है। नेक्स्ट वीडियो में, अगले वीडियो में, अगली क्लास में हम सभी लोग बौद्ध कालीन शिक्षा प्रणाली के जो दोष रहे हैं, जो डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम है, उसके बारे में चर्चा करेंगे। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आप इस वीडियो को लाइक करिए, इस वीडियो को अधिक से अधिक अपने दोस्तों में, फ्रेंड सर्किल में, मित्रों के साथ, सहपाठियों के साथ शेयर करिए, जिससे कि वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सके, उनका भी अध्ययन कार्य सुचारू रूप से आगे बढ़ सके। साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचा सकते हैं। हम आपके प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे। साथ ही साथ जो भी आपकी समस्याएँ होंगी उन समस्याओं का भी समाधान करने का प्रयास करेंगे, और जो भी आपके वैल्यूएबल सजेशंस आएंगे उन सुझावों पर हम अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। तो प्लीज लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। आप सभी प्यारे भाई और बहनों में से, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों में से जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, कृपया आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज को आसानी से देख पाएँ, प्ले लिस्ट में जाकर के आसानी से सर्च कर पाएँ। इसके लिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ जहाँ सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, उस बेल के आइकन को घंटी के आकार को प्रेस करिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उनमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए,
इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आएंगी उसकी नोटिफिकेशंस, उसकी सूचना आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो प्यारे भाई और बहनों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय साथियों, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो, आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगले वीडियो में हम सभी जल्द ही मिलते हैं, जिसमें वी विल डिस्कस अबाउट द डीमेरिट्स ऑफ बुद्धिस्ट एजुकेशन सिस्टम या बौद्ध शिक्षा प्रणाली के दोस्त। तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आभार। थैंक्स टू ऑल ऑफ यू।